ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन्याल पार्टी ऑफिस। अनिका ध्यान से सुनती है तो यह अनुमान लगा पाती है कि कुछ पैरों की आहट हो रही है जो कि उन्हीं के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अनिका आनंद सन्याल को इशारा करती है कि वह सामने से हटकर दरवाजे की दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात थी कि अंदर आने के लिए वह लोग दरवाजे को तोड़ने के लिए हथियारों का प्रयोग कर सकते थे। ऐसी स्थिति में जो भी दरवाजे के सामने होता उसकी जान पर बन आना स्वाभाविक सा था। दरवाजे के एक ओर आनंद सन्याल खड़ा था तो दूसरी तरफ दीवार के पास जाकर अनिका खड़ी हो जाती है और फिर आनंद सन्याल से कहती है, अब कुछ कहना चाहोगे या तुम्हें यह तय कर पाने के लिए और भी नजारे देखने हैं कि तुम्हारे अपने ही हाउस में तुम्हारे अपने लोग कौन है और पराये कौन है? अब आनंद सन्याल जवाब देता है, नहीं, मुझे किसी भी तरह के वक्त की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें कहने जैसा कुछ नहीं बचा क्योंकि अब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इस पार्टी हाउस के बाहर कम से कम 12 से 15 स्त्रियां हैं जो यहाँ आने जाने वालों पर निगाह बनाए रखती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त पड़ने पर उन्हें अंदर आने में भी देर नहीं लगेगी। अब अनिका आनंद को बीच में ही रोकते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है वही घूंघटपोश स्त्रियां? अब आनंद सन्याल जवाब देता है, हाँ। अब अनिका हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ आगे कहती है, अच्छा है, खेलने में मजा आएगा, तुम आगे बताओ। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आनंद सन्याल बताता है, जहाँ तक मेरे इस पार्टी हाउस के अंदर रहने वाले अपने साथियों की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 लोग हैं जो हर वक्त यहीं रहते हैं। इसमें सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, माली और बावर्ची अलग से हैं। करीब 10 से 15 लोग यह भी होंगे जो हर वक्त यही पार्टी ऑफिस में मौजूद रहते हैं। आनंद के बात को सुनने के बाद अनिका मन ही मन कहती है, पार्टी ऑफिस है या धर्मशाला? अनिका अपने मन में विचार कर ही रही थी कि तभी आनंद सन्याल कहता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब कैसे पता चलेगा कि किससे लड़ना है और किसे छोड़ना है। मेरा मतलब है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। मैं खुद भी अब यह सोचने समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। यह एकदम स्पष्ट था कि दुश्मन ने जिस तरह की तैयारी पार्टी ऑफिस में की थी वह पार्टी ऑफिस में रहने वाले लोगों की जानकारी के बिना करना नामुमकिन था। यह जाल बिछाने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मदद ली गई होगी। दुश्मन की इस तरह की मदद सिर्फ वही कर सकता है जिस पर आनंद सन्याल ने भरोसा किया हो। आनंद सन्याल के भरोसे के कारण ही बाकी लोग भी उस पर उतना ही विश्वास करते होंगे। इससे भी ज्यादा जाहिर बात यह थी कि जो लोग पार्टी ऑफिस के अंदर रहते थे वह सभी कम या ज्यादा आनंद सन्याल के उपयोगी और विश्वास पात्र लोग ही थे। अब तक कमरे के दरवाजे पर शोर बढ़ चुका था। यह शोर दरवाजे के अंदर आने की कोशिश का था। अनिका जानती थी कि अगर वह सीधे सीधे यह दरवाजा नहीं खोल पाए तो हथियार की मदद से दरवाजे के लॉक को बाहर की तरफ से तोड़कर अंदर आ जाएंगे। इसीलिए वह आनंद सन्याल को इशारा करती है कि अपनी तरफ से दरवाजे के लॉक को खोल दे। सन्याल अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, फिर दरवाजे को लॉक को खोलकर वापस पीछे हटकर दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही इस बार वह लोग दरवाजे में धक्का मारते हैं, दरवाजा खुल जाता है और सभी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह धक्का मारते हुए लोग एक दूसरे के ऊपर आ गिरते हैं। बाहर मौजूद यह लोग संख्या में 5 ही थे, जिनमें से 3 अब जमीन पर गिरे हुए थे और 2 वह थे जो उनके पीछे पीछे अंदर आते हैं। जब उन लोगों को कमरे में कोई दिखाई नहीं देता है तो वह दोनों चारों ओर घूमकर देखते हैं। तभी अनिका इतनी तेज से उन पर वार करती है कि वह समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ था। एक के गर्दन पर अनिका के पैर और दूसरे के गर्दन पर अनिका ने हाथ से वार किया था कि दोनों एक ही बार में जमीन पर गिरकर ढेर हो जाते हैं। एक ही पल में वह दोनों नरकवासी हो चुके थे। अब इससे पहले कि जमीन पर लुढ़के हुए वह तीनों लोग उठकर खड़े हो पाए, अनिका उछलकर उनकी छाती पर कूद पड़ती है
उनमें से 2 के दिल की धड़कन अनिका के घुटनों के मार की वजह से और तीसरे के दिल की धड़कन अनिका के तेज मुक्के की वजह से रुक जाती है। उन 5 में से किसी को भी इतना मौका नहीं मिल पाता कि वह अपने हथियार का इस्तेमाल कर पाते। अब अनिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और आनंद की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि इस घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही मौजूद हैं? अनिका की फाइटिंग स्किल देखकर आनंद के मुंह से शब्द नहीं निकलते। वह सिर्फ अपनी गर्दन दाएं से बाएं हिलाकर हामी भर देता है। अब अनिका आनंद को वहां से बाहर निकलने का इशारा करती है। पहले अनिका खुद बाहर की तरफ झांकती है तो सामने की ओर से एक साथ 10 से 12 लोगों को दौड़ते हुए देखती है जो उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद वह आनंद सन्याल को इशारा करती है कि आनंद सन्याल अनिका से कुछ कदम पीछे रहें। इस बार भी आनंद पहले की तरह सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। इसके बाद अनिका आगे बढ़कर अपने हाथ को झटकती है और इसी तरह हाथ को झटकते हुए उन दौड़ते हुए लोगों की तरफ तेज कदमों से बढ़ती है। उनके करीब आते ही अनिका उन्हें भी लड़ने तक का भी मौका नहीं देती। अनिका के वार इतने सटीक थे कि वह जहां निशाना साधना चाहती थी उसका हर वार ठीक उसी जगह पर लगता था और इन सभी वारों के लिए भी अनिका की पसंदीदा जगह दुश्मन के बाईं ओर का हिस्सा था, जिसमें दिल और सिर विशेष रूप से शामिल थे। इसके अलावा सामने की ओर से कंठ, आंखें और माथा एक बार में ढेर करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। यही दुश्मन की पीठ अनिका की तरफ थी तो उसकी बैकबोन वह जगह थी जहां पर अनिका का सिर्फ एक दबाव ही काफी होता था सामने वाले के प्राण पखेरु उड़ाने के लिए। जिस वक्त अनिका इन लोगों को ठिकाने लगा रही थी, ठीक उसी वक्त आनंद सन्याल का एक हाथ उसके हथियार पर था, जिसका इस्तेमाल वह अनिका की मदद के लिए करना चाहता था। लेकिन अनिका को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम थी। अब आनंद सन्याल के दूसरे हाथ में फोन था। वह बड़ी ही बेसब्री से उसे देख रहा था। उसे देख लेने के बाद वह वापस उसे अपनी जेब में रख लेता है और फिर सामने की ओर देखता है तो अनिका उससे काफी दूर जा चुकी थी। वह दौड़ते हुए अनिका के पीछे पीछे जाता है। अनिका की आंखों के सामने से ओझल हो जाने के बाद वह गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर एक बार झुक जाता है और फिर सीधा होते हुए कहता है, यह लड़की यहाँ पर इस तरह घूम रही है जैसे कि कोई पार्क हो। इतना खतरा होने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है? पार्टी ऑफिस के इस मुख्य भाग से निकलकर अनिका लोन एरिया में पहुंच जाती है। यह खुली जगह थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अनिका करीब 40 लोगों को मौत की नींद सुला चुकी थी, जिसका दूसरा तात्पर्य यह था कि अभी भी लगभग 10 लोग ऐसे थे जो अब तक लड़ने के लिए सामने नहीं आए थे। अनिका को लड़ते हुए इन बचे हुए लगभग 10 लोगों ने भी देखा था, लेकिन इनके बारे में विशेष बात यह थी कि इनके चेहरे पर छाई हुई हैरानी को अनिका को भांपने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। दरअसल यह वही सब लोग थे जो सन्याल हाउस के किसी भी रहस्य में शामिल नहीं थे, जिन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि इस वक्त सन्याल हाउस के अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। अनिका का चेहरा ढका होने की वजह से इसमें से कोई भी उसे पहचान नहीं सका था, इसलिए अनिका ने उन्हें देखने के बाद भी इन पर हमला नहीं किया। लेकिन यह बच्चे कुचे लोग अपने सामर्थ्य और समझ के हिसाब से पार्टी ऑफिस के अंदर से निकलकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि पार्टी हाउस के अंदर चल रहे इस घमासान से अपनी जान बचा सके। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात थी, अनिका द्वारा उन्हें जिंदा छोड़ देने के बाद भी उनकी जान नहीं बची थी, क्योंकि दमयंती देवी की स्त्री सिपाही उन्हें वहां से बाहर निकल पाने से पहले ही मौत के घाट उतार देती है। इसका दूसरा मतलब यह भी था कि वह औरतें अब तक अंदर दाखिल हो चुकी थीं। इन औरतों ने भी उन लोगों को मारने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल शरीर के नाजुक हिस्सों को तोड़कर उनकी सांसों को रोक दिया था। कुछ ही पलों में अनिका इन औरतों के बीच में थी। इनमें से 5 औरतें एक साथ उछलते हुए अनिका पर धावा बोल देती हैं। अनिका भी उतनी ही रफ्तार से अपने एक पैर को घुटने के बल मोड़ देती है और दूसरे पैर को सीधा करते हुए जमीन पर बैठ जाती है।
और जमीन पर ही इसी पोजीशन में गोल घूमते हुए अपने दाएं हाथ को उन औरतों की तरफ खोल देती है। अनिका के हाथ से 5 बेहद छोटी छोटी गोली जैसी चीज निकलती हुई दिखाई देती है, जो 1 सेकेंड से भी कम वक्त के अंदर बिना चुके उन औरतों के शरीर पर जा लगती है। यह छोटी गोलियां नहीं बल्कि बेहद छोटी लेकिन पर्याप्त तेज सिरिंज थी, जिसमें पॉइजन भरा हुआ था। इससे पहले कि उन औरतों को सुई की चुभन महसूस होती, उससे पहले यह जहर उनके शरीर में फैल चुका था। कुछ ही सेकंड में वह धराशायी हो चुकी थी। अब अनिका की बाकी स्त्रियों के साथ लड़ाई शुरू होती है। जिस शैली का इस्तेमाल वह औरतें लड़ने के लिए कर रही थी, अनिका उसी शैली से लड़ते हुए उन्हें जवाब देती है। यह औरतें अच्छी तरह जानती थी कि अनिका इस शैली में माहिर नहीं है, लेकिन जब अनिका इसी प्राचीन विलुप्त शैली में उन्हें प्रत्युत्तर देती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अनिका की सीखने की क्षमता और शारीरिक क्षमता दोनों ही बेजोड़ थी। अनिका ने यह शैली अपनी माँ की भेजी हुई किताब से सीखी थी, लेकिन इस सीख लेने से कई महीने के बाद आज कहीं जाकर इस शैली में लड़ पाने का मौका अनिका को मिल पाया था। आनंद इन सभी से दूर एक ओर खड़ा यह सब देख रहा था। अनिका ने उसे पहले ही इशारा किया था कि वह अनिका से दूर रहे और बाकी लोगों की निगाह से छिपा रहे, इसलिए वह एक खंभे के पास खड़ा होकर उसकी आड़ लेकर यह सब देख रहा था। करीब 10 से 15 मिनट तक अनिका और वह औरतें यूं ही लड़ती रहती हैं। अनिका के लिए उन सभी स्त्रियों को खत्म करना कुछ ही पलों का काम था, लेकिन फिर भी वह उनके साथ अपनी लड़ाई जारी रखती है, मानो उनके साथ खेल खेल रही हो, जैसे कि वह अपनी इस नई कला का अभ्यास कर रही हो। इतनी देर लड़ने के बाद भी अनिका के शरीर पर उनका एक भी वार नहीं लगा था, लेकिन अनिका का हर वार उनके शरीर को घायल कर रहा था, जिसकी वजह से अब वह सभी औरतें जमीन पर पड़ी हुई खिसक रही थी। उनमें से सभी के लिए दोबारा उठ खड़े हो पाना काफी मुश्किल हो गया था। जब उन्हें यह बात समझ आ गई कि अनिका से वह किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएंगी, तो उनमें से जमीन पर पड़ी हुई कुछ औरतें खिसक कर सीधे बैठते हुए अपने हथियार निकाल लेती हैं। यह हथियार भी आधुनिक नहीं थे, परंपरागत थे, जिन्हें देखकर यही समझा जाता था कि यह शरीर पर पहने जाने वाले आभूषण है। किंतु अनिका को यह समझने में पल भर की देर नहीं लगती कि वह इन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्राचीन काल में स्त्री गुप्तचरों द्वारा किया जाता था। अब अनिका स्थिति को समझते हुए उसी के अनुसार अपनी पोजीशन ले लेती है। वह इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उधर यह देखकर आनंद सन्याल भी अपने हथियार निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है, फिर तेज रफ्तार से अनिका की ओर बढ़ता है। उसे संदेह था कि अनिका इस परिस्थिति से निपट पाएगी अथवा नहीं। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि अनिका को किसी तरह की हानि पहुंचे। दूसरी ओर जिस वक्त यह लड़ाई अनिका और उन स्त्रियों के बीच जारी था, ठीक उसी वक्त लक्ष्य यहाँ आ पहुँचता है। अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लक्ष्य भी इस बेहतरीन लड़ाई के कुछ नमूने देख चुका था। वह अलार्म जो उसके अपने फोन पर देखा था, वह दोनों भाइयों के बीच में पहले से ही तय किया गया बंदोबस्त था। बड़ी ही होशियारी से आनंद सन्याल ने लक्ष्य सन्याल को यहाँ से आने के लिए अलर्ट भेज दिया था। यही वह वजह थी जिसके कारण वह श्वेता को अपनी आंखों के सामने होने के बावजूद भी उससे बिना मिले बिना बात किए अचानक से उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला आया था, जिसके बाहर आने का कई घंटों से बाहर इंतजार कर रहा था। उसी से बात करने के लिए एक पल का समय भी खर्च नहीं कर पाया था। हालांकि लक्ष्य यह नहीं जानता था कि किस तरह का खतरा उसके भाई आनंद सन्याल के चारों तरफ आ खड़ा हुआ है, लेकिन वह यह जरूर जानता था कि उसे घड़ी के चौथाई में अपने भाई के पास पहुंचना होगा, नहीं तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। हालांकि खुद आनंद सन्याल अपने घर के अंदर मौजूद इतने बड़े खतरे से वाकिफ नहीं था, लेकिन फिर भी वह यह जानता था कि अनिका का यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। किसी को भी इसकी खबर होना अनिका के लिए खतरनाक साबित होगा। अनिका ही वह इकलौता शख्स थी जो हर हाल में और हर कीमत पर दमयंती देवी को चाहिए थी। इसके लिए वह कोई भी मूल्य चुका सकती थी।
कोई भी मुसीबत मोल उठा सकती थी। इस वक्त आनंद सन्याल के पास ऐसा भी अन्य कोई व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर अंधा भरोसा करके वह अनिका को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह सके। इसके साथ ही यह भी जरूरी था कि वह अपने खलनायक की इमेज को बरकरार रखे। अब लक्ष्य के अलावा बाहर से किसी को भी बुलाना शक के घेरे में आ सकता था, क्योंकि यह काफी रात का वक्त था। इसलिए मात्र उसका भाई लक्ष्य ही ऐसा था जो किसी भी वक्त बिना किसी शक के घेरे में आए यहाँ आ सकता था और पूरी रात आनंद सन्याल के पास रुक भी सकता था। आनंद सन्याल चाहता था कि लक्ष्य अनिका को लेकर गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाए और उसके बाद उसी रास्ते से वापस आकर बिना दुश्मन को किसी तरह का कोई सबूत दिए सुरक्षित घर लौट आए। जब लक्ष्य उन जमीन पर पड़ी हुई औरतों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में छोटी मोटी चीजों को निकलते हुए देखता है, तो वह भी बड़ी ही आसानी से समझ जाता है कि यह औरतें अब अनिका पर हथियारों से वार करने वाली हैं। अनिका इन सभी के बीच में खड़ी थी, इसलिए लक्ष्य को लगा कि कहीं वह अनिका को कोई गहरा नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अपने पिस्तौल निकालते हुए वह उसमें से एक एक करके 3 स्त्रियों पर निशाना साध देता है। लक्ष्य एक आर्मी मैन था, इसलिए उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके माथों के बीचों बीच जा लगता है। वह तीनों पल भर में ही अपनी सांस छोड़ देती हैं। गोली के लगते ही अनिका उसी दिशा की ओर देखती है जहां से गोली के चलने की आवाज आई थी। लक्ष्य को सामने देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन यह वह वक्त नहीं था जब आश्चर्य पर ध्यान दिया जाए। इधर आनंद सन्याल भी अपनी बंदूक से निशाना साधते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। उसके निशाने पर 2 लड़ाकू स्त्रियां अपने प्राण गंवा देती हैं। यदि अनिका ने स्त्रियों को मार कर बुरा हश्र नहीं किया होता तो इसमें से एक भी गोलियों के निशाने पर इतनी सहजता से आने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसी वक्त आनंद सन्याल की गोली से अपना बचाव करते हुए एक तीसरी स्त्री खड़ी होकर अनिका की तरफ मूव करती है। अनिका भी पूरी तरह से सचेत थी। इस बार अनिका अपनी ओर बढ़ती हुई उस स्त्री के दबाव का जवाब देती है। अपने पैर से उसके गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी गर्दन की सभी हड्डियां टूटने की वजह से वह स्त्री जमीन पर गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार अनिका बिना वक्त गंवाए बाकी की स्त्रियों को भी एक एक वार से ढेर कर देती है। अब कहीं जाकर यह खेल पूरा होता है। अब तक लक्ष्य और आनंद सन्याल दोनों ही अनिका के लगभग पास पहुंच चुके थे। इस समय लक्ष्य का ध्यान अपनी ओर आते हुए आनंद पर था और आनंद का ध्यान लक्ष्य पर था। इससे पहले कि लक्ष्य कुछ बोल पाता, आनंद का ध्यान वहां जमीन पर ढेर हुई स्त्रियों की ओर जाता है। वह देखता है कि एक स्त्री जिसे लक्ष्य की बंदूक की गोली लगी थी, उसके शरीर में हलचल हो रही थी। इससे पहले कि आनंद उस पर अपनी बंदूक से वार करता अथवा लक्ष्य को सावधान कर पाता, वह तेजी से किसी छोटी सी चीज को लक्ष्य की ओर निशाना साधते हुए फेंकती है। अनिका अपनी तेज निगाहों से उस औरत को यह दांव खेलते हुए देख लेती है और फिर उतनी ही फुर्ती से उस स्त्री के गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देती है। अनिका ने उस स्त्री को तो खत्म कर दिया था, लेकिन यह घटना उसे अंदर तक झकझोर देती है, क्योंकि अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इन स्त्रियों का हर हथियार कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत का अचूक कारण बनता था। अनिका लक्ष्य को नहीं बचा पाने का कारण हमेशा हमेशा के लिए गुनहगार बन गई थी। इसके अलावा वह यह बात अच्छी तरह जानती थी कि श्वेता इस सदमे को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अनिका अब अंजलि मल्होत्रा को क्या जवाब देगी? सन्याल पार्टी हाउस। एक सेकेंड के अंदर ही अनिका के दिमाग में हजारों विचार नाचने लगते हैं, लेकिन जब अनिका मुड़कर देखती है तो दंग रह जाती है। पूरा का पूरा चित्र ही बदल जाता है। यह घाव लक्ष्य को नहीं बल्कि आनंद सन्याल को लगा था, क्योंकि आनंद बिना किसी देरी के अपने छोटे भाई लक्ष्य को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था। यह घाव आनंद सन्याल को पीठ की तरफ से सीधा उसके दिल के अंदर जा लगा था। इस तकलीफ के सिग्नल जैसे ही आनंद सन्याल के दिमाग तक पहुंचते हैं, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। अपने भाई के चेहरे पर भावहीन स्थिति को देखकर एक पल के लिए लक्ष्य समझ नहीं पाता कि आनंद को हुआ क्या है।
लेकिन जिस पल अनिका ने उस स्त्री पर वार किया और उसके तुरंत बाद वह झट से लक्ष्य और आनंद के पास आ जाती है। उसी पल लक्ष्य को सारा मामला समझने में जरा देर नहीं लगती, क्योंकि आनंद के चेहरे पर अब तक दर्द दिखाई देने लगा था। इससे पहले कि आनंद सन्याल जमीन पर गिर जाता, लक्ष्य आगे बढ़कर अपने भाई को सहारा देता है। आनंद अपने शरीर का पूरा वजन छोड़ चुका था, इसलिए लक्ष्य उसे बड़ी ही सावधानी से वहीं जमीन पर बिठा देता है। तभी अनिका पूरे आत्मविश्वास के साथ आनंद के पास आती है और कहती है, हमारे जीने की इच्छा हमें मरने नहीं देती। अगर तुम हौसलों से काम लोगे तो मैं जरूर तुम्हें बचा लूंगी। आनंद सन्याल हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में बढ़ती हुई तकलीफ उसे ठीक से मुस्कुराने भी नहीं देती। उसकी आंखें झपकने लगती है, जैसे कि उसे खोल खोल कर रख पाना काफी मुश्किल काम हो। आनंद सन्याल कहता है, जीने की इच्छा रखने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। जो बात कहने का मौका मुझे कभी नहीं मिलता, वह आज मेरी मौत मुझे दे रही है। बड़ी धीमी आवाज में अपनी पूरी ताकत के साथ आनंद सन्याल आगे कहता है, छोटी सी उम्र में रोहित ने जो मुकाम हासिल किया, उसकी वजह से वह मेरा आइडल रहा, लेकिन सिर्फ अभी तक, जब तक उसे तुम नहीं मिल गई। तुम्हारे मिलने के बाद से मुझे उससे चीड़ होने लगी। उसकी आंखें बंद होती है, वह किसी तरह उन्हें दोबारा से खोलता है और आगे कहता है, लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ कि तुमने जल्दी ही रोहित से शादी कर ली, नहीं तो मेरे जैसे न जाने कितने तुम्हारी मोहब्बत में फना होते। अनिका आनंद सन्याल का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लगती है और साथ साथ लक्ष्य से कहती है, इसे उठाओ, इसे तुरंत ही इलाज की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आनंद सन्याल लक्ष्य से कहता है, रुको। फिर अपनी नजरें अनिका की तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम मुझे बचाना चाहती हो? इस फिक्र का एहसास जन्नत मिलने की खुशी से भी कहीं ज्यादा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर के डॉक्टर मुझे बचाने के लिए बेचैन है, लेकिन उसकी वजह शायद तुम्हारा फर्ज से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा पाओगे और तुम्हारी जिंदगी का पहला पेशेंट मैं बनूंगा जो बच नहीं पाएगा। तुम पर दाग लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कह लेने दो। इसके बाद एक नजर लक्ष्य की तरफ देखता है और फिर दोबारा अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, दमयंती देवी के बारे में जानकारी एकत्रित करना किसी के बस की बात नहीं। वह काला साया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे काफी सारे सवालों के जवाब तुम्हें इससे मिल जाएंगे। मुझे खुशी है कि चाहे मेरी जिंदगी तुम्हारे काम नहीं आई, पर मौत आ गई। मैं ना सही, कम से कम मेरी मौत ही सही, पर तुम्हारे नाम हो तो गई। ऐसा कहकर वो अपनी जेब से परी के उसी छोटे से स्टैचू को निकालकर अनिका को दे देता है, जो उसने अपने कमरे में से उठाया हुआ था। इसे देते हुए वो आगे कहता है, यह मेरी छोटी सी अनिका है और तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब भी। तुम्हारी बाकी मदद मेरी वही लैपटॉप कर देगा, फिर लक्ष्य को यहाँ है ही। आनंद को अपनी बात बोलने में काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बोलना जारी रखता है। रोहित मारवा तुमसे बेहद प्यार करता है, उससे ज्यादा शायद कोई और नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम उसे मिल गई। लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह नहीं। मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के बिना रहना पड़े, क्योंकि उसकी तकलीफ मैं जानता हूँ। अगला जन्म होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। आई विश कि अगर अगला जन्म होता तो उसमें तुम्हारी मोहब्बत का थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम भी हो जाए। अब अनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें कुछ गुस्से का रूप ले लेती है और वह बिगड़ते हुए लक्ष्य से कहती है, तुम सुन नहीं पा रहे हो मैंने क्या कहा? इसे अभी के अभी इलाज की जरूरत है, इसे उठाओ। तभी आनंद सन्याल अपने दोनों हाथों में लक्ष्य का हाथ लेकर उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहता है, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। इतना कहने के बाद आनंद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था और उसका पूरा वजन अब लक्ष्य के ऊपर था। वह अपनी सांसें छोड़ चुका था। देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। लक्ष्य की आंखों से आंसू चू पड़ते हैं। अनिका आनंद की सांस, नब्ज और दिल की धड़कनें चेक करती है, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती।
अनिका ने कभी भी आनंद सन्याल को किसी भी अच्छी भूमिका को निभाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे कभी एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं समझा था। वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं जानती थी जिसके आधार पर उसे एक अच्छा व्यक्ति माना जा सके, लेकिन फिर भी अनिका को आनंद की मौत से काफी बुरा लग रहा था। लक्ष्य अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। अनिका चुपचाप यह सब देख रही थी। इस घटना पर न वह खुशी जता सकती थी, न शोक मना सकती थी। इससे भी बड़ी दुविधा की स्थिति यह थी कि वह न तो यहाँ रुक सकती थी और न ही यहाँ से जा सकती थी। अभी कुछ ही पल बीते थे कि लक्ष्य खुद को संभाल लेता है और अपनी जेब से फोन निकालकर एक मैसेज करता है। उसके बाद वह अनिका से कहता है, मैं एक फौजी हूँ, लेकिन शहीद मेरा भाई हुआ है। एक शहीद की मौत शोक नहीं बल्कि आनंद का विषय है। इससे पहले कि सुबह हो जाए आपको यहाँ से जाना चाहिए। यह सब मैं खुद संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद लक्ष्य आनंद को अपनी बाहों में उठा लेता है और अनिका से कहता है, मेरे साथ आइए। आनंद को उठाने के बाद लक्ष्य वापस उसी ओर चल पड़ता है जहाँ से पार्टी हाउस से बाहर निकलने का सीक्रेट दरवाजा था, यानी कि आनंद के कमरे की ओर। अनिका भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इस पूरी घटना के दौरान अनिका ने एक बार भी अपना मास्क नीचे नहीं किया था और न ही सिर के ऊपर से हुडी की कैप को हटने दिया था। जब आनंद यहाँ आया था तो पार्टी हाउस से काफी दूर ही अपनी बाकी गाड़ियों के साथ अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर आया था। ठीक इसी वक्त आनंद का वफादार सिक्योरिटी गार्ड पार्टी हाउस के अंदर आ जाता है और लक्ष्य की गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। लक्ष्य आनंद के कमरे से पहुंचने के बाद उस लैपटॉप को वही टेबल पर रखा हुआ देखता है। उसे देखने के बाद वह अनिका की तरफ देखता है और हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है। बदले में अनिका अपनी पलकें झपकाती है और उस लैपटॉप को उठा लेती है। इसके बाद लक्ष्य और अनिका दोनों आनंद सन्याल के शव के साथ सीक्रेट दरवाजे से खुफिया रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद वह दोनों उस हाउस से बाहर निकल चुके थे। इसी वक्त लक्ष्य की गाड़ी वहां आकर रुकती है। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से आनंद के शव को गाड़ी में रख लेता है और अनिका को देखकर अपनी गर्दन हिलाकर इशारा करता है। अनिका बदले में अपनी गर्दन हिलाती है और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ती है। जैसे ही अनिका करीब 500 मीटर की दूरी तय करती है, तभी उसे जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो आसमान में उड़ते हुए धुएं और राख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा पार्टी हाउस जमीन में धंस चुका था और बचा कुचा धो धो करके जल उठा था। यह पहली बार था जब अनिका अपने किसी काम को अंजाम देकर वापस लौट रही थी और उसे अपने पैर काफी भारी महसूस हो रहे थे। उसके लिए हर कदम की दूरी तय कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। सूरज की पहली किरण दस्तक देती है और उजाला हो जाता है। अब इससे ज्यादा वक्त बाकी नहीं था। अनिका को जल्द से जल्द मारवा हाउस पहुंचना था, लेकिन वह हर बीतते पल के साथ यह महसूस कर रही थी कि वह आगे की ओर बढ़ नहीं पा रही है। तभी अविश्वसनीय रूप से एक गाड़ी आकर अनिका के पास रुकती है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई थी। देर रात तक वहीं बैठे बैठे उसकी नींद लग जाती है। पलक झपकते ही जैसे कई घंटे बीत जाते हैं। वह अचानक से हड़बड़ाकर उठती है। उठने के बाद वह सीधा अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर अपनी गर्दन उठाकर खुले आसमान को देखती है। बिना घड़ी देखे भी उसे यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगती कि सूरज की पहली किरण को दस्तक देने में अब 5 से 10 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसके आसपास कोई न कोई सिपाही जरूर मौजूद होगी जो कि उसके मन की खबर उसे सुनाएगी। लेकिन जब वह अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखती है तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब दमयंती देवी गरजते हुए कहती हैं, क्या अब तक कोई खबर आई या नहीं आई? दमयंती देवी की आवाज सुनते ही उसके कमरे के पास ही मौजूद उसकी स्त्री सिपाही दौड़ते हुए उसके पास आ खड़ी होती है।
पहले वह अपने सिर को झुकाती है और उसके बाद उसमें से एक कहती है, माँ साहब, हम अभी खबर लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वह एक पल के लिए इंतजार करती है कि दमयंती देवी का अब क्या आदेश है, लेकिन दमयंती देवी कुछ नहीं कहती और पलटकर कुछ कदम दूर चली जाती है। स्त्री सिपाही समझ जाती है कि उन्हें शीघ्र अति शीघ्र जाकर अपना काम पूरा करके आना होगा। वह तुरंत ही उल्टे कदम वहां से लौट जाती है। यह पिछले 24 घंटे ऐसे 24 घंटे थे जो दमयंती देवी को 24 सालों जैसे लग रहे थे। हर एक पल हफ्ते की तरह बीत रहा था और एक घंटा साल की तरह। सुबह की चलती हुई मंद मंद हवा दमयंती देवी के शरीर को स्पर्श करके गुजर रही थी, जो उसे सुखद अनुभव दे रही थी, साथ ही हल्की हल्की ठंडा भी दे रही थी। इस वक्त की ठंड अपने आप में काफी ज्यादा थी, लेकिन इस समय कोई भी परिस्थिति दमयंती देवी के मन मस्तिष्क तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर था, वह खबर जिसका वह इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर के बाद उसके सेवादार सिपाही लौट आती हैं और उन्हीं के साथ अन्य 2 सिपाही भी दमयंती देवी के करीब आकर अपनी हाजिरी देती हैं। दमयंती देवी की सेवादार सिपाही वापस जाकर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती हैं, जबकि अन्य 2 सिपाही दमयंती देवी के इशारे का इंतजार करती हैं। जैसे ही दमयंती देवी को उनके मौजूदगी की खबर होती है, वह उनकी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती हैं और सिर्फ अपने हाथ के इशारा करके अपने गले से हूं की आवाज निकालती हैं। अब वह दोनों सिपाही डर से सिमटने लगती हैं। उनमें से एक हिम्मत करके कहना शुरू करती है, माँ साहब, लच्छू ने एयरपोर्ट के अंदर से सूचना भेजी थी कि वह आ रही है, लेकिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर हमारे आदमियों को इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत गया है। अब तक लच्छू को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम तक न ही लच्छू का कोई संदेश आया है और न ही हमारे आदमियों को वह कहीं भी दिखाई दी है। हमारे खास आदमी अभी भी एयरपोर्ट पर ही उसका इंतजार कर रहे हैं। अब दमयंती देवी गरजते हुए कहती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। दमयंती देवी की गर्जना सुनकर वह दोनों स्त्रियां अपने हाथ जोड़ लेती हैं और कांपने लगती हैं। वह स्त्री हिम्मत करके आगे कहती है, माँ साहब, लच्छू की हमें कोई खबर नहीं। इस पर दमयंती देवी कहती है, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि वह लापता है? क्या एयरपोर्ट के अंदर से वह गायब हो गई? यह कैसे संभव है?